हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है। ये सेकंड टर्म का है बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है बच्चों, ये आपके सेकंड टर्म का अब हमने क्या कर दिया, सिलेबस चालू कर दिया है। फर्स्ट टर्म का किसी रीजन की वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट टर्म का सिलेबस अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, अब सेकंड टर्म का जो सिलेबस होगा वो कंटिन्यू प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ती है, जैसे सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद अगर जरूरत पड़ती है कि हाँ मुझे फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है अपलोड करना चाहिए, तो वो भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो पहला बच्चों बात करेंगे, आखिर जिसे हम बात करते हैं, आखिर ये चैप्टर नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। आखिर इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है, यानी तृतीयक का मतलब होता है सेवा। क्या होता है बच्चों? सेवा। यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं को हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है ना, तो वो कोई भी सेवा हो, जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो अध्यापक भी जो आता है वो एक सेवा सेक्टर का ही पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट। बात करते हैं, आखिर पहले मैं बात करता हूं आप लोग क्रियाकलाप के बारे में बताता हूं। क्या करते हैं बच्चों? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप कह लो या क्रिया कह लो, यानी मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वो प्रत्येक कार्य जिसको मनुष्य से क्या मिलती है बच्चों, आय मिलता हो। मनुष्य को क्या मिलता हो? आय। यानी व्यक्ति क्या आता है, ऐसा कोई भी कार्य करता है जिससे मनुष्य को पैसा मिलता है, वो क्या कहलाता है? क्रियाकलाप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। अब तृतीयक सेवा, यानी तृतीयक मतलब क्या होता है? सेवा। मैंने अभी आपको बताया क्या होता है बच्चों, ये सेवा होता है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मैं रोशन सर, हम पूरी टीम आप लोगों को पढ़ा रही है, तो इसके बदले में हमें यूट्यूब क्या दे रहा है? पैसा। क्या दे रहा है? पैसा। तो ये क्या है? एक सेवा है। ये कौन सा एक सेवा सेक्टर है? अज्यूम करो परिवहन। परिवहन भी क्या है बच्चों? एक सेवा है। जैसे कि अगर आप, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में रहता हूं, अगर मुझे दिल्ली से बिहार जाना होगा तो कॉमन सी बात है, मैं रेल परिवहन का यूज करूंगा। तो रेलवे ने मुझे क्या दिया? केवल सर्विस दी, सेवा दी। ठीक है ना, और रेलवे को क्या मिला उसके बदले में? पैसा। तो वो भी एक क्या है? सेवा है। क्या बच्चों? सेवा। इसी तरीके से मनोरंजन, जैसा कि आप सिनेमा हॉल जाते हो मूवीज को देखने के लिए, तो मूवीज आपने देखा, मूवी देख के आ गए, आपने उसके बदले में आपको क्या दे दिया? उसे पैसा दे दिया, उसने आपको क्या दिया? सेवा दिया है। तो वर्तमान युग में क्या हो रहा है, लगातार सेवाओं का युग चल रहा है ना। तो ये चीजें होती है। चतुर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनमें शोध किया जाता हो। क्या किया जाता? शोध और अनुसंधान कार्य। ठीक है, जिसमें शोध किया जाता हो, रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है। ठीक है, अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, समय समय पर अलग अलग चीजों की खोज करते हैं कि नहीं करते? इसके बदले में वैज्ञानिकों को बहुत सारा क्या मिलता है? पैसा मिलता है ना। तो ये होता है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब। जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन दे रखा है कि यहाँ क्या है, देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। और तृतीयक व्यवसायों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, केवल सर्विस दी जाती है। बस क्या दी जाती है बच्चों? सर्विस। इंटरनेट है, आप लोग अपने फोन में रिचार्ज करवाते हो, यानी वो आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। जो भी जियो कंपनी है, रिलायंस है, आइडिया है, जो भी है, वो आपको सेवा दे रहा है। आपने उसके बदले में आपने क्या दिया? उसे पैसा दिया। ठीक है ना। तो यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं को हम क्या कहते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षण कार्य, शिक्षण मतलब पढ़ाना। ठीक है, बैंकिंग हो गया, बैंक भी आपको सेवा देता है, आपका पैसा क्या करता है? बस आपको सेव करके वो रखता है और उसे पैसा मिलता है। ठीक है, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, वाणिज्यिक व्यापार, ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं बच्चों? तृतीयक क्रियाकलाप के भाग होते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिर तृतीयक क्रियाकलाप का मतलब होता क्या है। जो तृतीयक क्रियाकलाप है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप सभी को पता है व्यापार भी क्या है? एक तृतीयक क्रियाकलाप का ही पार्ट है। जो व्यापार है वो क्या है? एक तृतीयक क्रियाकलाप का क्या है? भाग है। अब व्यापार का मतलब होता क्या है बच्चों? तो व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं के क्रय विक्रय को, यानी क्रय मतलब क्या होता है बच्चों? जो क्रय शब्द है, क्रय मतलब होता है खरीदना, खरीदना। और विक्रय का मतलब क्या होता है बच्चों? विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक है, यानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को, यानी वस्तुओं की खरीद और बेच को क्या कहते हैं हम लोग? व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
देखो दे रखा है, यानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं हम लोग? व्यापार कहते हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जो हम व्यापार करते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक होता है थोक व्यापार और एक होता है फुटकर व्यापार। अब आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर क्या होता है? सपोज करो ये देखो, मैंने बात करी कि एग्जाम्पल के लिए ये कोई क्या थी बच्चों? एक फैक्ट्री थी। ठीक है, शक्ति भोग आटा चक्की। ठीक है, तो शक्ति भोग आटा चक्की, यहां से क्या होता है बच्चों कि यहां से ना मतलब आटा जो होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली हम लोगों तक तो पहुंचता नहीं होगा। शक्ति भोग आटा चक्की से क्या हमारे पास डायरेक्ट आटा पहुंच जाता है? नहीं, इसके बीच में क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? लोग होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं इसके अंदर? लोग होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? बेचते हैं। बहुत सारे लोग इसमें, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे आते हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आने के बाद फिर ये किसके पास पहुंचता है? उपभोक्ता के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है बच्चों? उपभोक्ता। यानी बहुत सारे इसके अंदर लोग आते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या? तो थोक व्यापार क्या होता है? जो बिचौलियों के माध्यम से संपादित होता है। ये जो है ना बच्चों, ये क्या है? बिचौलिए हैं, है ना। ये रहा सामान जहां बन रहा है और ये रहा जो सामान खरीद रहा है। अब यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर। और यही कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं बिचौलिए। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं बिचौलिए। तो यानी वह व्यापार, जब व्यापार बिचौलियों के माध्यम से संपादित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थोक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थोक व्यापार कहते हैं। और जो विनिर्माताओं से सीधे सामान, विनिर्माता मतलब मैंने बताया शक्ति भोग आटा चक्की, तो ये विनिर्माताओं से सीधा सामान उपलब्ध करते हैं। ठीक है ना, और इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों को क्या मिलता है बच्चों? रोजगार मिलता है। जो मैंने डायग्राम बनाया था, बीच बीच में बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है इसके अंदर? रोजगार मिलता है। ठीक है ना, थोक व्यापार में। ठीक है, और इसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है बच्चों? रोजगार का सृजन होता है। आप लोगों को क्या बताना है? थोक व्यापार जो बिचौलियों के माध्यम से संपादित किया जाता है। थोक व्यापार में क्या होता है? जो मतलब इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। तीसरा, थोक व्यापार में क्या होता है? रोजगार बड़े स्तर पर उपलब्ध होता है। क्या होता है बच्चों? बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध होता है। चलो अब बात करते हैं बच्चों फुटकर व्यापार की। आखिर फुटकर व्यापार का मतलब क्या होता है? तो बच्चों देखो, फुटकर व्यापार क्या होता है? जो उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। यानी हमारे घर पे आके तुम्हें देगा, इसे डोर टू डोर सर्विस भी कहा जाता है। जैसे कि देखो, इस व्यापार में क्या होता है? उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से क्या दिया जाता है? खरीदता है। मतलब इसमें क्या होता है? जो भोक्ता होता है यानी कंज्यूमर होता है, वो वस्तुओं को डायरेक्टली खरीदता है। ठीक है ना, और उनके अंतर्गत जो फुटकर जो दुकानें आ सकती है, आप दुकान पे जाके सामान खरीदते हो कि नहीं खरीदते? रेडी वाले, संचालित बिक्री वाले, मशीनें, डाक, आपको संदेश जो होता है जिसने लिखा और आप तक पहुंचा, कोई बीच में आया नहीं, तो आपको क्या प्रत्यक्ष सुविधा मिली कि नहीं मिली? या प्रत्यक्ष सेवा मिली कि नहीं मिली? आपके घर में सब्जी बेचने वाले आते हैं, आसपास जो आते हैं, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? एक फुटकर व्यापार में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? फुटकर व्यापार। तो आप लोगों को यही बताना है फुटकर व्यापार क्या करता है? उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को प्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करता है, पहली बात। दूसरा, फुटकर व्यापारी जो होते हैं ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं थोक व्यापारियों पर क्या रहते हैं? निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? निर्भर होते हैं कि थोक व्यापारी क्या देंगे? इन्हें बेचने के लिए उधार माल देंगे। ये जो थोक व्यापारी क्या करेंगे? फुटकर व्यापारियों को क्या करेंगे? बेचने के लिए उधार माल देते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो थोक व्यापारियों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए रेडी वाले, फेरी वाले, डाक, है ना, तो ये सारे किसमें आते हैं बच्चों? फुटकर व्यापार में आते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक केंद्र। क्या है बच्चों? व्यापारिक केंद्र। अब भाई व्यापारिक केंद्र का मतलब क्या होता है? तो व्यापार और वाणिज्य का जो सारा काम कहां से होता है बच्चों? कस्बों से होता है और नगरों से होता है। ठीक है, यानी हमें कोई भी वस्तुओं का व्यापार करते हैं वो सारी चीजें कहां से होती है? या तो नगरों से होगी या कहां होगी? कस्बों यानी ग्रामीण क्षेत्रों से होगी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक केंद्र। जैसे अगर बात की जाए फल, फूल, सब्जियां, ये सारी चीजें कहां से आती है? गांव से आती है और नगरों में बेची जाती हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे व्यापारिक केंद्र। क्या कहलाएंगे बच्चों? व्यापारिक केंद्र। अब व्यापारिक केंद्र के प्रकार कितने होते हैं? यानी कितने प्रकार के क्या होते हैं? व्यापारिक केंद्र होते
हैं। तो देखो बच्चों, व्यापारिक केंद्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रामीण बाजार, दूसरा होता है नगरीय बाजार और तीसरा होता है आवधिक बाजार। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, बाजार होते हैं, या इन्हें कह दो आवधिक बाजार केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र या ग्रामीण बाजार केंद्र। ठीक है, कहीं ना कहीं आप शहरों में जाके शॉपिंग करते होंगे, किसी न किसी बाजार में शॉपिंग करते होंगे, तो एक नगरीय व्यापार का या नगरीय बाजार का उदाहरण है। गांव में लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसका है, ग्रामीण विपणन केंद्र यानी ग्रामीण बाजार का वो उदाहरण है। और कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है कि कभी ना कभी आप लोग क्या करते होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर, हाँ शहरों में क्या होता है कि आसपास बाजार लगे रहते हैं, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन कुछ बाजार ऐसे होते हैं जो हमेशा महीने में या हफ्ते में एक बार लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आवधिक बाजार कहते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, जो महीने में या हफ्ते में एक दिन लगते हैं, उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। चलो इन तीनों के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बच्चों, आखिर ग्रामीण विपणन केंद्र, विपणन का मतलब क्या होता है, बाजार ही होता है। तो ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजार में आखिर अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, पहला तो क्या है, ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में बात करेंगे, यानी ग्रामीण बाजार के बारे में बात करेंगे। तो ये निकटवर्ती क्या करता है, ग्रामीण बस्तियों की अब क्या करता है, पोषण करता है। ये निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। ये केंद्र क्या करते हैं, स्थानीय संग्रह और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करता है। मतलब जो गांव में ही क्या करते हैं, इसमें गांव में ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और गांव के बाजारों में ही क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यवसायिक जो है ना सेवाएं सुविकसित नहीं हो पाती। ये केंद्र केवल क्या होते हैं, स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी ये केंद्र जो होते हैं ये केवल क्या करते हैं, ग्रामीण बाजारों की जरूरत को पूरा करते हैं, जो ग्रामीण बाजार होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका नगरीय विपणन केंद्र। अब नगरीय विपणन केंद्र कह लो या नगरीय बाजार कह लो, तो इसमें क्या होता है, ये केंद्र क्या होता है, अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यानी विशिष्टीकृत का मतलब क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या करते हैं, नगरों में उपलब्ध होती है। जैसे आप लोग, अगर मैं बात करूं कि नगरों में क्या होता है कि मोमोज हो गया और अदर जो फास्ट फूड होते हैं, ये नगरों में आसानी से मिल जाते हैं, है ना, ये विशेष है। वहीं अगर नगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये क्या होता है, कुछ विशिष्ट नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, ये केंद्र क्या होता है, स्थानीय सेवाओं के साथ साथ क्या करता है, विशिष्टकृत वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। कुछ विशेष वस्तुएं प्रदान करता है जो नगर होता है। ठीक है, और ये केंद्र क्या होता है, विनिर्मित वस्तुओं प्रदान करता है। यहाँ विनिर्मित वस्तुएं मिल जाती है। विनिर्मित का मतलब क्या है, कच्चे माल को बहुमूल्य वस्तु में बदल देना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण या विनिर्मित वस्तु कहलाती है। ठीक है, ये केंद्र क्या होते हैं, व्यवसायिक सेवाएं, जैसे कि यहाँ अध्यापक, वकील, परामर्शदाता और चिकित्सक सेवाएं भी क्या करता है, प्रदान करता है। जो नगर होता है ना, ये हमें क्या करता है बच्चों, अध्यापक हो गया, वकील हो गया, चिकित्सक हो गया, परामर्शदाता हो गया, ये सारी चीजें क्या होते हैं, नगरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें उपलब्ध जल्दी नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों किसमें, ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र में। और मैंने अभी आप लोगों को इसके अंदर बताया, मैंने आप लोगों को आवधिक बाजार क्या होते हैं। आवधिक बाजार वह बाजार होते हैं जो नियमित नहीं लगते, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लगते हैं। ठीक है, इन्हें आवधिक बाजार कहते हैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों, आखिर परिवहन क्या होता है। तो सभी को पता है परिवहन का मतलब क्या होता है, हर किसी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो बता दो। क्या होता है, वस्तु और व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, ले जाना, ये क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। व्यक्ति और वस्तु का, या ऐसा आप कह सकते हो, व्यक्ति और वस्तु का किसी भी माध्यम से, कोई माध्यम हो सकता है, ट्रेन से चले जाओ, हवाई जहाज से चले जाओ, ठीक है ना, बाइक से चले जाओ, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो व्यक्ति और वस्तु का किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परिवहन। और परिवहन का सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है, बाकी सभी सेवाएं कहीं ना कहीं क्या है, परिवहन पे ही निर्भर है।
जितनी भी सेवाएं हैं कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, परिवहन पे ही निर्भर होती है। अगर परिवहन के साधन हमारे पास नहीं होंगे तो अन्य जो सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगी। अर्थात अगर मैं बात करूं बाजार की, तो बाजार में बहुत सारा कच्चा माल जो होगा या सब्जियां, फल फूल, ये सारी चीजें होंगी, तो ये हवा में तो उड़ के आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं क्या होगा, किसी न किसी परिवहन के साधन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया आखिर परिवहन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अब बात करते हैं आखिर परिवहन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है। ठीक है ना, यानी किस क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और किन क्षेत्रों में बेहतर नहीं होंगी। तो पहला अगर बात की जाए बच्चों, देखो, तो पहला आता है भू क्षेत्र। भू क्षेत्र क्या करता है, परिवहन को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, परिवहन सेवाएं इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, या वहां का जो सड़क होता है इतनी बेहतर नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, मतलब पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, सड़क इतनी बेहतर नहीं हो पाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, सड़कें बेहतर होती हैं, परिवहन व्यवस्था अच्छी होती है। जैसे अगर बात की जाए, आई थिंक शायद मुझे एक बार मैंने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा गाड़ियां हमारी दिल्ली में है, इंडिया या सही एशिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां, क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है और ये उपयोगी भी है ना, क्योंकि दिल्ली में फ्लाईओवर, अंडरपास वे, इन चीजों का क्या होता है, लगातार निर्माण होता जा रहा है। दूसरा आता है विकास का स्तर, यानी क्या होता है बच्चों, विकास का स्तर भी क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि जो विकसित क्षेत्र होते हैं या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में क्या होता है, परिवहन का जो जाल होता है ना वो बहुत बेहतर होता है। जैसे अमेरिका की अगर बात करूं तो अमेरिका में अगर आप देखें नेशनल हाईवे जो होते हैं ना, वहां कोई भी क्षेत्र जो है ना, अगर 20-22 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, हर क्षेत्र क्या है 20-22 किलोमीटर के बाद क्या होता है, वो महामार्ग से जुड़ जाता है, महामार्ग यानी नेशनल हाईवे से जुड़ जाता है। तो सोच सकते हो अमेरिका की जो परिवहन व्यवस्था कितनी ज्यादा डेवलप है। तो क्या है, विकास का स्तर भी क्या करता है, परिवहन को प्रभावित करता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में क्या होता है, परिवहन का जाल अच्छा होता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में क्या होता है, परिवहन का जाल क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों मांग। अब मांग का मतलब क्या है, आप सभी को पता है, जब लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ जाता है, ठीक है ना, या हाँ, लोगों के जब जीवन स्तर में सुधार आ जाता है तो वो लोग क्या होता है, कहीं ना कहीं घूमना चाहते हैं, बाहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं। तो क्या होता है, छुट्टियों के दिनों में ना बच्चों परिवहन की मांग थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, या जिन जनसंख्या जो क्षेत्र होता है ना, ऐसा क्षेत्र जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, तो उन क्षेत्रों में परिवहन की मांग क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। तीसरा आता है, जो तीसरा हो गया। चौथा जो आता है मार्गों की स्थिति। कॉमन बात है कि अगर सड़क बेहतर होगी, ठीक है ना, सड़क तंत्र अगर बेहतर होगा तो वहां क्या होगा, परिवहन व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर होती है। और परिवहन के साधनों की उपलब्धता, कि परिवहन के साधन कहाँ उपलब्ध है, ये पांचों चीजें क्या करती है बच्चों, परिवहन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर पर्यटन क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, पर्यटन, ठीक है, तो पर्यटन का मतलब क्या होता है, पर्यटन एक यात्रा होती है, ठीक है, जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन एक यात्रा होती है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, आमोद का मतलब या तो हो सकता है कोई मोटिव से किया जाता हो, या मजे के लिए, इंजॉयमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसे पर्यटन कहते हैं। ठीक है, अब पर्यटन के में जो क्या होते हैं, लोग जो है अपने निवास स्थानों और कार्य स्थलों से क्या होते हैं, अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए क्या होते हैं, अन्य स्थानों पर जाकर क्या हो जाते हैं, मनोरंजन करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, हम लोग जैसे कोई व्यक्ति है अगर दिल्ली में रह रहा है, तो छुट्टियां पड़ गई हैं, तो कॉमन सी बात है वो ऐसी जगह जाएगा अपने निवास, जैसे गोवा हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है ना, तो ये चीजें होती है। अब बात करते हैं आखिर जो पर्यटन होता है ना बच्चों, आखिर प्रभावित क्या करता है। अभी जैसे आप लोगों को ना होगा ना, जब अप्रैल का महीना आ जाएगा, अप्रैल के महीने में सारे दौड़ पड़ोगे कहीं ना कहीं, कोई गोवा जाएगा, कोई महाराष्ट्र के एलोरा केव दिखेगा, कोई नैनीताल दिखेगा, कोई शिमला दिखेगा। शिमला तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि उस समय थोड़ा बर्फ कम हो जाती है, बाकी ठंडे एरिया में जाएंगे। गर्मी के टाइम पे लोग सोचते हैं ठंडे एरिया में जाए, कौन जाएगा राजस्थान, ठीक है, खासकर जैसलमेर, पक जाओगे सारे के सारे। चलो ठीक है, तो पर्यटन को क्या चीजें प्रभावित करती है, पहला आता है बच्चों मांग। मांग पर्यटन को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि अवकाश के लिए क्या होता है, पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ती है। यानी अवकाश के दिनों में, कब बच्चों, अवकाश यानी जब छुट्टियां पड़ जाती हैं, चाहे वो आपके स्कूलों की हो, चाहे वो सरकारी छुट्टी हो, तो छुट्टियों के दिनों में क्या होता है,
अवकाश का मतलब तो छुट्टियां, ठीक है ना बच्चों। तो अवकाश के दिनों में क्या होता है बच्चों, पर्यटन की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। और उच्च जीवन स्तर अर्थात लोगों के जब जीवन स्तर में सुधार आ जाता है और आराम के समय में क्या होता है, लोग विश्राम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगहों पर जाना चाहते हैं। कॉमन सी बात है, अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं, ठीक है, छुट्टियां भी पड़ गई है, तो वो लोग इस चीज को अलग दूसरी जगह जाकर क्या करना चाहते हैं, आराम की जिंदगी बिताने के लिए कुछ समय के लिए वो लोग अपने कार्यस्थल या अपने घर से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला पर्यटन यानी मांग क्या होता है, पर्यटन को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरा आता है परिवहन, यानी परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण क्या हुआ है, पर्यटन क्षेत्रों को अधिक ज्यादा विकास मिला है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए वायु परिवहन, तो वायु परिवहन ने क्या किया है, घर से विश्व के अलग क्षेत्रों तक अगर जाना है तो कुछ घंटों में पहुंचाया जा सकता है। आज है ना, कोई भी क्षेत्र अगर बात की जाए, कोई भी क्षेत्र अगर हम घर से बात की जाए, अगर मैं कहीं भी रह रहा हूं, वहां से अगर मुझे विश्व के किसी भी स्थान पे जाना है ना, तो 34 घंटे से ज्यादा दूर नहीं है वो। 34 घंटे से, किसके द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा। 34 घंटे, अगर सबसे ज्यादा दूर हो तो ज्यादा 34 घंटे लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं परिवहन के विकास भी पर्यटन को प्रभावित करता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, जलवायु, यानी कुछ ठंडे देशों में पर्यटकों को गुनगुनी धूप में पुलिनों पर मौज मस्ती करने में इच्छा होती है। जैसे दक्षिणी यूरोप हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, कुछ ठंडे देशों में, यानी जो ठंडे जो देश है ना, जिन देशों में ठंडियां ज्यादा पड़ती है, वो देश के लोग कहां जाना चाहते हैं, गर्म प्रदेशों में जाने की और सोचते हैं कि भैया ऐसी जगह क्षेत्र जाया जाए जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। तो जैसे कि कौन सा हो गया, जैसे यूरोप का, दक्षिणी यूरोप का भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हो गया, ये पर्यटन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है बच्चों, पर्यटन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप के बहुत सारे लोग हैं जो यहीं जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गर्म प्रदेश है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जलवायु कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लोग है ना ज्यादा अधिक ठंडे, ना ज्यादा लोग अधिक गर्म, लोग सम जलवायु में रहना क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, या गर्मियों के टाइम में ठंडी क्षेत्रों में जाने की और कोशिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों भूदृश्य। भूदृश्य भी क्या करता है, पर्यटन को प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मनोहर, मनोहर का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, मनोहर और मनोहर पर्यावरण की छुट्टियां बिताना चाहते हैं, यानी प्रकृति की गोद में जाके कुछ टाइम के लिए क्या करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। इसके लिए क्या होता है, पर्यटक जो होते हैं ना, पर्वतों, झीलों और दार्शनिक समुद्र, ठीक है ना, तटों और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्यों की ओर जाना क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। क्या होता है भूदृश्य का मतलब क्या है, लोग पहाड़ी, पर्वतीय, झरने, झीलों, ये चीजें क्या करती है, पर्यटकों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे अगर हम जिस दिन छुट्टियां पड़ती है, अवकाश के दिनों में लोग जाते हैं, मंसूरी हो गया, ठीक है, मंसूरी में जो है कैंपटी फॉल, ठीक है, एक झरना है, तो लोग यहाँ पर्यटन की काफी ज्यादा डिमांड हो जाती है, बढ़ जाती है मांग, है ना बच्चों। तो इससे पहाड़, पर्वत, झरने, ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये भूदृश्य में आ जाएगा। तीसरा आता है इतिहास एवं कला, यानी क्या होता है बच्चों, प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित जो स्थल होते हैं ना, वो और जो पुरातात्विक महत्व रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये क्षेत्र क्या करते हैं, पर्यटकों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित। जैसे हमारे भारत में ताजमहल, बहुत सारे पर्यटक हमारे भारत में केवल ताजमहल को देखने आते हैं कि हाँ भाई, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताजा बेगम के लिए क्या किया था, ये बनाया था, इतना ज्यादा प्रेम करता था अपनी बीवी से, है ना। तो एक कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक धरोहर है। लाल किले को देखने आते हैं, कुतुब मीनार को देखने आते हैं लोग, तो ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, एक ऐतिहासिक धरोहर है जो क्या करती है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब होता क्या है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर चतुर्थ क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, थोड़ा 2-3 वर्ड पर ना थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि यहां क्या होता है, विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है ना, जिनका संबंध किससे होता है बच्चों, ज्ञान से होता है। किससे होता है बच्चों, ज्ञान से। यानी ये बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के कार्य होते हैं। विशिष्ट मतलब काफी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, हर व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। अब हर व्यक्ति को थोड़ी ना बोलूंगा कि जा भाई एक काम करो, तुम वैज्ञानिक बन जाओ और नई नई खोजें कर दो, करने लग जाएगा। एक 8 साल व्यक्ति थोड़ी ना खोज कर जाएगा,
है ना, या नई नई इनोवेशन थोड़ी ना कर जाएगा। तो इसके लिए विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं और इसके लिए क्या होता है, विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, विशेष ज्ञान की। जैसे कि शिक्षा हो गया, सूचना हो गया, शोध, शोध मतलब रिसर्च करना, और डेवलपमेंट यानी विकास करना, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, चतुर्थ, जो चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है, या उन उच्च मतलब बौद्धिक व्यवसाय यानी कामों से है जिनका दायित्व चिंतन मतलब सोच, ठीक है, शोध मतलब खोज और विकास के लिए क्या होता है, विचार देना होता है। इसमें क्या होता है, चिंतन किया जाता है, गहराई से चीजों के बारे में क्या किया जाता है, सोचा जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है और उसका विकास किया जाता है, और यही कहलाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या है बच्चों, चतुर्थ क्रियाकलाप। अब बात करते हैं आखिर संचार जो होता है, संचार का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, संचार के बारे में बात की जाए तो संचार का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो जानकारी पहुंचाने का व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संचार। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, या हम साधारण शब्दों में बोले कि दो पक्षों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। दो पक्षों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और ये जीवन स्तर और सुधार में अहम भूमिका क्या करता है, निभाता है। जब लोगों के जीवन स्तर में काफी बेहतर हो जाता है तो ये उसके अंदर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए, याद ना बता, देखो संचार के प्रकार यानी इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो कॉमन सी बात है, पहला होता है संचार और दूसरा होता है जन संचार। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो जानकारियों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अगर है तो इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो सूचनाएं आप कैसे पहुंचाओगे, किसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा। किसके द्वारा, मोबाइल या पत्र के द्वारा, ठीक है, जिसके इन दोनों को ही पता हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दो व्यक्ति के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और दूसरा आता है जन संचार। जन संचार का मतलब क्या होता है, एक स्रोत, कोई एक माध्यम हो सकता है, उस माध्यम से अनेक व्यक्तियों तक जानकारी को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, जन संचार कहलाता है। जैसे कि आपका टीवी हो गया, तो टीवी केवल एक माध्यम है। क्या है बच्चों, एक माध्यम है। अब टीवी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक क्या कर सकते हैं, सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे सभी लोगों के समक्ष और किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे थे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो क्या किया, उस व्यक्ति ने केवल टेलीविजन का यूज करके क्या किया, बहुत सारे लोगों को सूचनाएं पहुंचाई। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, जन संचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, जन संचार कहलाएगा। रेडियो भी एक जन संचार का ही क्या है, माध्यम है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, जन संचार के क्या है, माध्यम है। और अखबार भी, ठीक है। अब बात करते हैं ज्ञान आधारित बाह्य शोधन किसे कहते हैं, ज्ञान आधारित। देखो इसमें क्या होता है, ये सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य शोधन है, जिसमें क्या होता है, विशेषता किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। जिसमें कुछ ही विशेष, अगर कोई हैकर है तो उसमें बहुत बड़ा वो हैकर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे अगर बात की जाए एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, तो वो अपने कार्य में क्या थे, विशिष्ट थे, ठीक है ना, और कुशल थे, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, ज्ञान आधारित बाह्य शोधन कहते हैं। इनमें क्या होता है, उच्च श्रेणी के क्या होता है, कुशल कर्मी शामिल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ई लर्निंग हो गया, अनुसंधान कार्य हो गया, या विकास की क्रियाएं हो गई, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसे कहते हैं ज्ञान आधारित बाह्य शोधन, ठीक है ना, ज्ञान आधारित बाह्य शोधन। अब एक है कि आखिर चतुर्थ क्रियाकलाप जो होता है ना बच्चों, आखिर जो चतुर्थ क्रियाकलाप होता है उसे ज्ञानमुखी, अगर बात के ज्ञानमुख सेक्टर क्यों कहा जाता है। जैसे क्या रहता है, देखो बच्चों कि चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, कि जैसे देखो चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारियों को विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है।
यानी जो कर्मचारी, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उस काम में विशेष ज्ञान होना चाहिए, सबसे अलग ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए चतुर्थ क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, ज्ञानोमुख सेक्टर भी कहा जाता है। और इसके साथ देखो बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर से बड़ी संख्या में क्या होते हैं, लोग चतुर्थ सेक्टर में की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेवाओं का क्या होता है, ज्यादा वैल्यू होती है। सेवाओं में वृद्धि से क्या होता है बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकसित होती है। जिन देशों में जितना ज्यादा सेवाएं विकसित होंगी, आज हम बात करते हैं चाइना के बारे में, तो चीन जो है बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करता है, बहुत सारी चीजों को बनाता है और दुनिया भर में देशों को क्या करता है, बेचता है। तो इसीलिए आज उसकी अर्थव्यवस्था लगातार विकसित होती जा रही है। और इसके साथ साथ देखो बच्चों, एक ही प्रकार का काम क्या हो सकता है, तृतीय क्रियाकलाप में भी हो सकता है और चतुर्थक क्रियाकलाप में भी हो सकता है। अब सोचो, अब कई बार क्या होता है, तृतीय और चतुर्थक दोनों एक हो सकता है। अब बोलोगे कैसे भाई, तृतीय और चतुर्थक कैसे क्रियाकलाप एक हो सकता है? तो एक एग्जांपल लूंगा, जैसे आपने मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया, ठीक है ना। तो मिस्टर इंडिया में क्या था कि जो मिस्टर इंडिया जो था, उसमें ना एक डॉक्टर होता था, एक टीचर होता था जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। ठीक है, वो पढ़ाता भी है और साइंटिस्ट भी था वो। तो दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी एक अध्यापक दो काम कर सकता है। उस वाले मूवी में क्या था, वो टीचर भी था और क्या था, वैज्ञानिक भी था। तो इसमें यही बोल रखा है, देखो क्या लिखा है बच्चों, जैसे अध्यापक जो होता है ना, वो तृतीयक श्रेणी में, मतलब अध्यापक जो है तृतीयक श्रेणी में है। किंतु यदि कोई अध्यापक अगर नवीन शिक्षा पद्धति के काम में शामिल होकर कोई आविष्कार कर दे, क्या कर दे बच्चों, कोई आविष्कार कर दे, तो वो क्या बन जाता है, चतुर्थक क्रियाकलाप का भाग बन जाता है। मिस्टर इंडिया में क्या हुआ था, जो डॉक्टर था उसने ही तो क्या की थी, वॉच बनाई थी, गायब होने वाली वॉच। तो वो क्या हुआ, एक अध्यापक क्या बन गया, चतुर्थ क्रियाकलाप का भाग हो गया। तो कई बार तृतीयक और चतुर्थक दोनों क्रियाकलाप एक हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो द्वितीयक क्रिया है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में आखिर अंतर क्या होता है। तो पहले तो देखो, मैंने आप लोग बता दिया द्वितीयक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है बच्चों। तो द्वितीयक क्रियाकलाप का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन और मूल्य में वृद्धि को द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण कहते हैं। या द्वितीय क्रियाकलाप जहां सुनोगे ना, वहीं आप लोगों को दिमाग में क्या आना चाहिए, फैक्ट्री आनी चाहिए, फैक्ट्री, उद्योग, है ना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करूं, जैसे कि ये क्या होता है बच्चों, जैसे मान लिया हमने ये क्या गन्ना है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, गन्ना है ये, ठीक है ना। अब गन्ने को हम क्या ले गए, चीनी मिल में ले गए, यानी फैक्ट्री में ले गए, और गन्ने से हमने क्या बना दिया, चीनी बना दिया। ठीक है, गन्ने से क्या बना दिया, चीनी। ठीक है, तो गन्ने से चीनी बनना ही क्या कहलाता है, आपका विनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विनिर्माण। आप इसे विनिर्माण भी कह सकते हो या आप इसे कह सकते हो द्वितीयक क्रियाएं। ये दोनों ही क्या होती है, सेम होती है। तृतीयक क्रियाकलाप मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, सेवा सेक्टर होता है। तो द्वितीयक क्रियाकलापों में क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन किसके द्वारा होता है, तकनीक, मशीनों और फैक्ट्री के प्रबंधन से होता है। ठीक है बच्चों, यानी द्वितीय क्रियाकलाप किससे प्रभावित होता है, तकनीक से, मशीन से और फैक्ट्री के प्रबंधन से क्या होता है, प्रभावित होता है। और इसमें उत्पादन के रूप में कोई वस्तु की जाती है, यानी द्वितीय क्रियाकलाप में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का उत्पादन किया जाएगा, तो द्वितीय क्रियाकलाप कहलाएगा। अब तृतीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है, तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं और ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है, यानी कोई पारिश्रमिक, यानी कोई व्यक्ति जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब जैसे एक अकाउंटेंट होता है, ठीक है, तो अकाउंटेंट भी क्या कर रहा है, वो तृतीय क्रियाकलाप का ही एक पार्ट होता है, वो किसी चीज को उत्पादन थोड़ी ना कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। तो याद ना, तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, किसी चीज का उत्पादन नहीं होता है, मतलब इसमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, इसमें वस्तु का उत्पादन होता है। तो ये दो अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, एक होता है अंकीय विभाजन। अब भाई अंकीय विभाजन का मतलब क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि दुनिया के हर देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल एक जैसा होगा, एक जैसी टेक्नोलॉजी होगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो दुनिया में एक जैसी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, एक जैसा संचार प्रणाली नहीं होगी। तो दुनिया भर में या विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी का असमान वितरण क्या कहलाता है, अंकीय विभाजन कहलाता है। या आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लेते हैं, देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर
आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे विश्व यानी ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो असमान रूप से वितरित है, ठीक है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है, ठीक है ना, सभी देशों की समान रूप से पहुंच नहीं है। और विकसित देश इस दिशा में आगे है, यानी आपको पता है विकसित देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी जाल क्या होता है, उच्च स्तरीय पाया जाता है, जबकि विकासशील देशों में क्या होता है, थोड़ा पिछड़ा होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी जाल क्या होता है, थोड़ा पिछड़ा होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अंकीय विभाजन। ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है बच्चों, या तो आप लोग ऐसे पूरा लिख लो, ठीक है, या जो मैं आप लोगों को लैंग्वेज बता रहा हूं आप इस तरह से डेफिनेशन लिख लो कि सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल, विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल असमान है, और इसी को ही क्या कहते हैं, अंकीय विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंकीय विभाजन कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जो जाल होता है वो उच्च स्तरीय पाया जाता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जो जाल होता है वो मध्यम पाया जाता है, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जो जाल होता है वो निम्न पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको है ना एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर देशों के अंकीय विभाजन देखा जाए किस तरह विभाजित किया गया ये देख लो, ठीक है। जैसे देशों के भीतर अंकीय विभाजन दिखाई देता है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए भारत और रूस में अलग अलग भागों में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काफी अंतर पाया जाता है। अगर बात की जाए भारत में और रूस में, दोनों में अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए या प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो दोनों में कॉमन सी बातें अलग अलग होगा, ठीक है ना। और देश के बड़े बड़े नगरों जैसे कि महानगर हो गए में क्या होता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं होती है। जो महानगर नहीं होते, जो सिटीज होती है, महानगर होते हैं, मिलियन सिटीज जो होती है, वहां क्या होता है, सूचना और प्रौद्योगिकी जो जाल होता है वो काफी उच्च स्तरीय पाया जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में या गाँव में क्या होता है, ये सुविधाएं थोड़ी सी कम होती हैं। गांव के लोग इस सुविधा से क्या होते हैं, वंचित होते हैं। आज भी देख लो, आज भी गाँव में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, नेटवर्क वहां नहीं आते। तो ये भी क्या है, एक अंकीय विभाजन का ही क्या है बच्चों, पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर भाई लोग लगातार तृतीय क्रियाकलाप की ओर क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। आखिर तृतीय क्रियाकलाप में इतना क्या चीज है कि लोग है ना तृतीय क्रियाकलाप की ओर लगातार जाते जा रहे हैं। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है तृतीय क्रियाकलाप की विशेषता बताइए। तो देखो बच्चों, आज ज्यादातर जो सेवा कर्मी है वो किस क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। सेवाएं सभी समाजों को उपलब्ध होती है, ठीक है। और अधिक विकसित देशों में क्या होता है, कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में क्या होता है, लगा होता है। यानी ज्यादातर जितने भी अगर आप देश देखोगे ना तो ज्यादातर देशों में क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सेवा कर्मी होते हैं, ठीक है, या तृतीय क्रियाकलाप में क्या होते हैं, लगे होते हैं। जबकि क्या होता है बच्चों, अल्प विकसित देशों में केवल अगर बात करें 10%, ठीक है, 10% से भी कम लोग क्या है, सेवा कर्मी है। यानी अल्प विकसित जो देश है ना, आज अनडेवलप जो कंट्री हम नाम लेते हैं उन देशों में ज्यादातर लोग क्या, केवल 10% लोग या इससे बहुत कम % लोग जो है ना वो सेवा यानी तृतीय सेक्टर में लगे हुए। तृतीय सेक्टर में इतना ज्यादा रोजगार है ना बच्चों, पूछो मत, बहुत ज्यादा रोजगार है। सरकारी नौकरी से ज्यादा व्यक्ति पैसा कमा सकता है, ठीक है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में देख लो 75% लोग किसमें लगे हुए हैं, तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए, सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं। इस सेक्टर में क्या है, रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लगातार रोजगार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जबकि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है, जो रोजगार क्या होता है वो घटता जा रहा है। क्यों, क्योंकि अब देखो अब पहले ऐसे खेती नहीं रह गई, जैसे पहले लोग खेती करते थे, क्या उतने बड़े मात्रा में खेती हो रही है, तो नहीं हो रही है, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप भी लगातार धीरे धीरे घटता जा रहा है। देख रहे होंगे आप लोग कि कई बार फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल दिया जाता है, जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, ज्यादा मजदूर होने का उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन तृतीय सेक्टर में ऐसा नहीं होता। यूट्यूब ही देख लो, एक सर्विस ही तो दे रहा है। यूट्यूब बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, आज यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों को रोजगार, बहुत सारे लोगों को पैसा दिया है ना। तो तृतीय क्रियाकलाप की ये क्या होती है बच्चों, विशेषता होती है। अब एक होता है बच्चों, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है ना बच्चों। आखिर भाई अगर बात की जाए भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में आकर ही लोग, हमारे इन देशों में आकर ही लोग चिकित्सा सुविधाएं क्यों लेते हैं, क्या उनके देशों में चिकित्सा सुविधा नहीं है? तो देखो अभी मैंने आप लोगों को अभी समझाया मैंने आप लोगों को पर्यटन,
ठीक है, मैंने आपको बताया पर्यटन का बताया मीनिंग कि पर्यटन क्या होता है। तो मैंने बताया पर्यटन एक यात्रा है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन एक क्या होता है बच्चों, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। एक क्या होता है बच्चों, चिकित्सा पर्यटन। यानी जब पर्यटक को क्या है बच्चों, पर्यटन के साथ साथ, जब पर्यटक को पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, वो जाते तो मतलब जैसे जाते हैं अपने बीमारी को ठीक करने के लिए, जब वहां ठीक हो जाए तो घूम भी लेते हैं वो लोग, तो इसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। और चिकित्सा पर्यटन के लिए आप सोच सकते हो, अगर देखा जाए 2005 में 55,000 रोगी अमेरिका से क्या आए थे, भारत आए थे चिकित्सा पर्यटन के लिए, क्योंकि भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में सबसे ज्यादा आगे है। ठीक है ना, भारत में विश्व में मतलब चिकित्सा पर्यटन के लिए क्या है, सबसे ज्यादा आगे है। क्यों? क्योंकि भारत में चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती हैं। बाहरी कंट्रीज में जाओगे तो भिखारी बन जाओगे, हमारे भारत में बहुत ही सस्ती, खासकर दिल्ली में देख लो, ठीक, बहुत सस्ती क्या नाम है चिकित्सा सुविधाएं मिलती है ना। और देखो जैसे भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इन देशों में क्या है, विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ हुए हैं, क्योंकि इन देशों में क्या है, चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए विकसित देशों के जो लोग हैं ना, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इन देशों में बड़ी मात्रा में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि 55,000 रोगी 2005 में क्या आए थे, भारत आए थे अमेरिका से, तो इसे कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। ठीक है बच्चों। एक होता है बच्चों बाह्य स्रोतन। अब बाह्य स्रोतन, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी, स्रोतन मतलब कोई सोर्स, यानी इसे आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है। तो बाह्य स्रोतन में क्या होता है, जब कोई काम का जो ठेका होता है ना, जब किसी काम की, जैसे जब किसी काम की दक्षता को सुधारने, ठीक है, और लागत को कम करने के लिए जब उस काम के ठेके को क्या होता है, किसी बाहरी अभिकरण यानी किसी बाहरी कंपनी को सौंप दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य स्रोतन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में क्या होते हैं बच्चों, कॉल सेंटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं अमेरिका में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होती है कि जो लोग होते हैं ना, सेवा कर्मी होते हैं अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, सैलरी बहुत ज्यादा मांगते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये लोग यहाँ के जो मतलब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भारत आ जाते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों, भारत। क्योंकि भारत में क्या होता है, भारत में पहला तो क्या है, कम कीमत पर मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं और बेहतर उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, बाहरी जो कंपनीज होती है ना, अपने जितने ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए कॉल सेंटर्स का यूज करती हैं, वो सारे के सारे ज्यादातर कहाँ है, हमारे भारत में। क्या है, भारत में। तो यही तो मैंने बोला, जब किसी दक्षता को सुधारने के लिए और लागत को घटाने के लिए, जब किसी काम को किसी बाहरी कंपनी को सौंप दिया जाता है, जब ठेके को बाहरी कंपनी को सौंप दिया जाता है, तो उसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। और बाह्य स्रोतन में क्या होता है, कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है या दूसरे देशों में क्या कर दिया, सौंप दिया जाता है। तो इसको अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपतरण, अपतरण, ठीक है ना। जब किसी काम को किसी दूसरी कंपनी को समुद्र पार किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया जाता है, तो इसे अपतरण या ऑफ शेयरिंग कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। और दोनों जो अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया मतलब कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली सूचना पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों, सूचना पर आधारित होता है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, जब किसी कार्य की दक्षता को सुधारने के लिए और लागत को कम करने के लिए जब उस काम को किसी बाहरी कंपनी को सौंप दिया जाता है, तो उसे आउटसोर्सिंग या हम कह सकते हैं बाह्य स्रोतन कहा जाता है। और ज्यादातर ये काम क्या होता है, किसी बाहरी कंपनी, समुद्र पार के किसी बाहरी देश को दे दिया जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं परिवहन। एक टॉपिक रहेगा जो परिवहन, तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, हम यात्रा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यात्रा, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहां से दिल्ली हो गया, तो दिल्ली से कहां गया, बिहार के ही हम लोग, और छठ पूजा भी आ रही है, ठीक है ना। तो दिल्ली से हम कहां गए बच्चों, बिहार गए, ठीक है ना। तो दिल्ली से बिहार जाएंगे, तो जब हमने ये यहां से क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यात्रा।
तो इस यात्रा में कुल समय भी लगेगा, कुछ समय लगेगा नहीं लगेगा। तो एक यात्रा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? समय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समय दूरी। एक यात्रा में तय मतलब लगा कुल समय क्या कहलाता है? समय दूरी कहलाता है। दूसरा, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा फूफा रहेगा या मेरे जानने वाला रहेगा फ्री में लेके जाएगा, नहीं, तो इसमें पैसा भी लगेगा, खर्च भी होगा। तो एक यात्रा में लगा कुल खर्च क्या कहलाता है? लागत दूरी कहलाता है। लागत दूरी, एक यात्रा में लगा कुल खर्च लागत दूरी कहलाता है। और इसके साथ साथ जब बाहरी कंपनी को जब हमने काम दी, मतलब जब कहीं बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दूरी तो तय करेंगे ही ना, ऐसा तो नहीं है सीधा पहुंच जाएंगे। तो एक यात्रा में तय की गई कुल दूरी को किलोमीटर दूरी कहते हैं। किलोमीटर दूरी, एक यात्रा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? किलोमीटर दूरी कहते हैं। तो वही चीजें मैंने आपको यहां लिख रखी है, जैसे कि एक यात्रा में लगा कुल समय समय दूरी कहलाता है। एक यात्रा में तय की गई कुल दूरी को किलोमीटर दूरी कहते हैं। एक यात्रा में किया गया कुल खर्च लागत दूरी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां तक अगर मैं बात करूं तो चैप्टर का हमने लगभग 95% अगर चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। लेकिन कुछ है ना ये चीजें हैं जो यहाँ बच्चों को दिक्कत देती है। ये कॉलर श्रमिक जो होता है ना, ये बड़ा दिक्कत देता है। बच्चा कंफ्यूज होता है कहां से निकालूं, कहां से ढूंढूं, कौन सा व्यक्ति किस कॉलर श्रमिक में लगा हुआ है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है, जैसे पहला आता है आपका लाल कॉलर श्रमिक। क्या होता है बच्चों? लाल कॉलर श्रमिक। अब लाल कॉलर श्रमिक क्या होते हैं? सभी सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी विभाग में काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? लाल कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आएगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो लाल कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है स्वर्ण कॉलर श्रमिक। इसमें क्या होता है? अत्यधिक कुशल पेशे वाले लोग आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पंचम क्रिया के जो लोग होते हैं ना, उसमें आते हैं, स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है ना, ये तो एक तो नहीं आता ये वाला। एक होता है सफेद, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, सफेद कॉलर श्रमिक। देखो, कार्यालयों में काम करने वाले जो पेशेवर, जो सफेद पोस्ट नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है सफेद कॉलर श्रमिक। ठीक है, जैसे कि शिक्षक हो गया, अधिकारी हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? सफेद कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा भी हमारा नहीं पूछा था, लेकिन आपको पढ़ना है पढ़ लेना, जो पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। एक होता है नीला कॉलर श्रमिक। ठीक है, नीला कॉलर श्रमिक क्या होता है बच्चों? यानी जिस काम में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती हो और ज्यादा कौशल की आवश्यकता नहीं होती हो, केवल लेबर वाले काम करने, तो उसे हम कहते हैं नीला कॉलर श्रमिक। क्या कहते हैं बच्चों? नीला कॉलर श्रमिक। और एक होता है गुलाबी कॉलर श्रमिक। अब गुलाबी कॉलर श्रमिक मतलब क्या होता है? वह काम जो ग्राहक को सेवा देता है, मनोरंजन हो गया, सुरक्षा हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किसमें आती है बच्चों? गुलाबी कॉलर श्रमिक में, जो डिफेंस हो गया, सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो ये बच्चों, जो व्यक्ति अलग अलग क्रियाकलापों में क्या करता है बच्चों? काम करता है, उसको इस तरीके से विभाजित किया जाता है। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर मिलते हैं जब चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।